हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी में जो रीसेंट सर्कुलर्स क्लेरिफिकेशन इशू हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी। जो रीसेंट अपनी जीएसटी काउंसिल हुई थी 17 सितंबर को, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस उस मीटिंग में लिए गए थे उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन इशू हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके क्लेरिफिकेशंस एंड सर्कुलर को डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले 24 सितंबर को नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें उनने रूल 10A में डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट के बाद उन्हें ये स्पेसिफाई करा है कि आपको कौन से बैंक अकाउंट को जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर करना है, जो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे हो बैंक अकाउंट और उस पैन से ही ऑब्टेन्ड हो। मतलब कि बैंक अकाउंट में जो पैन नंबर आपने मेंशन करा हो वो रजिस्टर्ड पर्सन का ही होना चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। वो ही डिटेल आपको जीएसटी पोर्टल में बतानी है। इससे पहले नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 45 डेज के अंदर अंदर जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो 45 डेज के अंदर अंदर आपको बैंक डिटेल्स अपलोड करनी रहती है जीएसटी पोर्टल में। वो मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो अब उनने इस नोटिफिकेशन में फर्दर क्लेरिफाई करा है कि हम कौन से बैंक अकाउंट चाहते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पर हो और उसी के पैन से ऑब्टेन्ड हो। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो जो प्रोप्राइटर का पैन है उसी से ही आधार लिंक्ड होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट आप जीएसटी पोर्टल में देंगे। ये तो अपने रूल 10A में उन्होंने क्लेरिफाई किया है। इसके बाद एक रूल 10B में उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बताया कि ये मैंडेटरी है आधार ऑथेंटिकेशन। इसके बाद उन्हें हर पर्सन के बारे में बताया कि अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी एक पार्टनर का आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। एचयूएफ है तो कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन करना है। कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का होना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो जो मैनेजिंग कमिटी के मेंबर है उसमें से कोई भी एक मेंबर का आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। वो ट्रस्ट के केस में जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कोई एक ट्रस्टी का आप कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी किन किन लोगों के लिए है, इन 3 सिचुएशंस बताइए। इन 3 सिचुएशन में आप अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आपकी एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। फर्स्ट है, अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म जीएसटी REG 21 आप फाइल करना चाहते हैं तो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के आपका काम नहीं होगा। वैसे ही अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म RFD 01 में फाइल कर रहे हैं तो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के काम नहीं होगा। वैसे ही रिफंड एप्लीकेशन इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर आप IGST का रिफंड चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये तो रूल 10B का पॉइंट है। इसमें उन्होंने फर्दर ये क्लैरिफाई किया है कि आधार आपने अप्लाई करके रखा है, किसी पर्सन का आधार अभी अप्लाइड है उसको अभी आधार नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो इन दैट केस आप एक्नॉलेजमेंट जो आधार एनरोलमेंट ID स्लिप है वो आप लगा सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। और जब आपको आधार अलॉट हो जाएगा तो विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ये फर्दर आपको रूल 10B में बताया गया है। इसके बाद जो फर्दर पॉइंट्स में उन्हें क्लेरिफाई किया है इसी बात को उन्हें रूल्स में डाला है। जैसे रूल 23 सब रूल 1 में उनने जो ऑन हिज ओन मोशन में ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद उनने लगा दिया सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ रूल 10B। अभी मैंने आपको 10B बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है। रूल 23 सब रूल 1 जो कहता है अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो रेवोकेशन एप्लीकेशन लगाना रहता है इस रूल के तहत। तो इसमें ये बताया है कि आप तभी एप्लीकेशन लगा पाएंगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ होगा, इसलिए सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B आगे इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है रूल 45 सब रूल 3,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर के बाद चेंजेस आए हैं इस रूल में। ये रूल बोलता है कि अगर आपने जॉब वर्क से रिलेटेड गुड्स परचेज करे हैं, आपने परचेज करे हैं, जॉब वर्कर के लिए वो गुड्स दिए हैं, तो इसका इनपुट क्लेम करने के लिए आपको एक एडिशनल फॉर्म क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना रहता था अभी तक। 25 क्वार्टर खत्म होता था और नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक ये फॉर्म फाइल होता था। ये ITC 04 कहलाता है। ये अब स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब इस रूल में पहले ड्यूरिंग अ क्वार्टर लिखा रहता था वर्ड, अब उसकी जगह स्पेसिफाइड पीरियड बताया गया और स्पेसिफाइड पीरियड को फर्दर एक्सप्लेन करा गया है कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ को एक्सीड करता है, तो उनको, उन रजिस्टर्ड पर्सन को ITC 04 6 मंथली फाइल करना है, मतलब हाफ ईयरली फाइल करना रहेगा। और जिनका 5 करोड़ से नीचे है उनके केस में फाइनेंशियल ईयर मतलब एनुअली फाइल करना पड़ेगा। तो 1 डे ऑफ अप्रैल एंड 1 डे ऑफ अक्टूबर, मतलब अप्रैल से सितंबर तक का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो पीरियड है, तो आपको 1 अक्टूबर में फाइल करना है एंड फॉर सेकेंड हाफ 1 अप्रैल। ये आपके रूल 45 सब रूल 1 में चेंज लाया है, मतलब क्वार्टरली फॉर्म फाइल करने की जगह आप हाफ ईयरली और एनुअली फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्रीगेट टर्नओवर। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल 59 सब रूल 6, इसमें जो चेंज है ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होगा। ये है GSTR 3B से रिलेटेड। अगर आपने प्रिसीडिंग मंथ की GSTR 3B फाइल नहीं की होगी, तो जो अपकमिंग आपका GSTR 1 की ड्यू डेट आएगी तो आप उसमें GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली अभी वो प्रिसीडिंग 2 मंथ है, मतलब 2 महीने की अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की तो आप GSTR 1 नेक्स्ट मंथ की फाइल नहीं कर सकते। ये अभी प्रेजेंट प्रोविजन है। फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ये चेंज होके 1 मंथ हो जाएगा, मतलब प्रिसीडिंग मंथ की अगर GSTR 3B फाइल नहीं की है तो आपको नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 फाइल करने नहीं दी जाएगी। ये रूल बोल रहा है। और जल्दी GSTR 1 की लेट फी भी कैलकुलेशन में आ जाएगी, होपफुली ये 1 जनवरी के बाद हो। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल में हमने चेंज लाया है वो है रूल 89 सब रूल 1। इसमें भी ये रिफंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। रिफंड एप्लीकेशन जैसे अभी अपन ने रूल 10 भी देखा कि 3 एप्लीकेशंस के केस में जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा आपका एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। तो उसी में से ये जो 89 जो रूल है उसमें भी उनने आगे इंसर्ट कर दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10B, मतलब कि जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आप एप्लीकेशन अंडर रूल 89 नहीं फाइल कर पाएंगे रिफंड एप्लीकेशन। इसके बाद सब रूल 1 के बाद एक 1A भी इंसर्ट करा गया है। 1A आपका केस में है कि अगर आप गलत GST अमाउंट जमा कर देते हैं, मतलब कि आपको CGST SGST जमा करना है बट आपने IGST गलती से जमा कर दिया, इंटर स्टेट सप्लाई मान के। इंटर स्टेट सप्लाई में IGST लगता है और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन दी स्टेट अगर आप सप्लाई करते हैं तो CGST एंड SGST अप्लाई होता है। कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बट आपको ऐसा लगा कि ये इंटर स्टेट है, मुझे IGST जमा करना चाहिए, और आपने IGST जमा कर दिया बट वो CGST SGST मतलब इंट्रा विद इन दी स्टेट वो ट्रांजैक्शन है, तो इन दैट केस जो आपको रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आपको IGST का रिफंड लगा लेना पड़ेगा क्योंकि आप CGST SGST जमा करेंगे, तो जो आपने IGST जमा कर दिया गलती से उसकी रिफंड एप्लीकेशन आप लगाएंगे फॉर्म GST RFD 01। इसके लिए डिटेल क्लेरिफिकेशन आया, इसके बाद मैं इस नोटिफिकेशन के बाद में वही क्लेरिफिकेशन डिस्कस करूंगी। तो वो एप्लीकेशन लगाने के लिए भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसकी रिफंड एप्लीकेशन लगा पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया वो रूल 96 सब रूल 1 क्लॉज B में आया है। इसमें भी उन्होंने इंसर्ट करा है कि जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 10B, तब तक आप रिफंड एप्लीकेशन जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उसके अगेंस्ट IGST रिफंड एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे
जब तक आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आपकी एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, रिफंड जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट जो चेंज लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं रूल 96B में। उसमें 96C इंसर्ट करा गया है, बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड। आपको अगर रिफंड लेना है तो आपको बैंक अकाउंट सही जो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे है एंड पैन से लिंक्ड है, उसी के पैन से लिंक्ड है, वो ही अकाउंट आपको जीएसटी पोर्टल में बताना है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पैन ऑफ प्रोप्राइटर से लिंक्ड होना चाहिए आधार, वो ही आप बैंक अकाउंट में आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो था डिटेल नोटिफिकेशन जो 24 सितंबर को इशू हुआ है। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपका 25 सितंबर में एक क्लेरिफिकेशन इशू हुआ है। क्लेरिफिकेशन किस चीज का? सेक्शन 77 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी। इसमें उन्होंने ये बताया है, जो सेक्शन 77 सब सेक्शन 1 है, ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन दी स्टेट, आपने कोई पर्सन अगर एमपी में रजिस्टर्ड है और एमपी में ही सप्लाई कर रहा है तो उसको अपने बिल पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना है। अगर एमपी वाला महाराष्ट्र में सेल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सेल कर रहा है, मतलब इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वो आईजीएसटी चार्ज करेगा अपने इनवॉइस में। तो इसी से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया है कि अगर कोई पर्सन जो ट्रांजैक्शन है उसमें गलत जीएसटी जमा कर देता है, मतलब कि सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करना था बट गलती से आईजीएसटी जमा कर दिया, तो अब उसको आईजीएसटी का रिफंड लेना पड़ेगा। तो रिफंड कौन कौन से कंडीशन में वो क्लेम कर सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या है एप्लीकेशन लगाने का, ये सारी चीजें इस सर्कुलर में उन्हें क्लेरिफाई करा गया है। वैसे ही वाइस वर्सा है, अगर आईजीएसटी चार्ज करना था बट उसने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर दिया है तो अब उसको रिफंड लेना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। तो इस क्लेरिफिकेशन में उनने ये बताया है कि कौन से सर्कमस्टांसेस है जब आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो आइए हम देखते हैं। सेक्शन 77 बताता है, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और एज द केस में बी द सेंट्रल टैक्स एंड द यूनियन टेरिटरी tax on a transaction considered by him to be an intrastate supply but which is subsequently held to be an interstate supply। इंट्रास्टेट सप्लाई मान के उसने सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कर दिया बट बाद में पता चला कि नहीं ये तो इंटरस्टेट सप्लाई है। अब ये बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो कैसे वो रिफंड क्लेम कर पाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, ये आगे बताया गया। तो ये जो बाद में सब्सिक्वेंटली हेल्ड है इसको एक्सप्लेन करा गया है कि व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस जब सब्सिक्वेंटली हेल्ड माना जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन 19 है वो आईजीएसटी सेम इसी का ही वाइस वर्सा कवर करता है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन अ सप्लाई कंसिडर्ड बाय हिम टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई, वही एमपी का महाराष्ट्र में सेल कर रहा है ये मान के उसने आईजीएसटी पे कर दिया पर सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी, बाद में पता चला नहीं ये तो इंट्रास्टेट सप्लाई है, एमपी में ही सप्लाई हुआ है तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करना चाहिए था, आईजीएसटी नहीं करना चाहिए था। अब वो आईजीएसटी का रिफंड कैसे ले? तो अब उनने आगे पॉइंट पे ये समझाया कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब क्या है। डाउट्स हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म सब्सिक्वेंटली हेल्ड in the aforementioned section and whether refund claim under the said section is available only if supply made by the taxpayer as interstate or intrastate is subsequently held by tax officer। मतलब क्या ये subsequently held का मतलब tax officer जब तक नहीं मानेगा, मतलब जब टैक्स ऑफिसर बोलेगा नहीं ये इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई तभी हम मानेंगे कि आपको रिफंड मिलेगा, या फिर टैक्स पेयर खुद से भी वो बता दे कि नहीं मैंने गलत जमा कर दिया, मैंने इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया जबकि ये इंट्रास्टेट होनी चाहिए। तो क्या टैक्स पेयर के बोलने पे भी सब्सिक्वेंटली हेल्ड में वो कवर होगा, ये क्लेरिफाई किया है। तो उन्होंने बोला है जी टैक्स पेयर अगर खुद से बता दे कि नहीं मैंने गलत जमा करा है, मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी जमा होना चाहिए था और मैंने आईजीएसटी जमा कर दिया, तो मतलब टैक्स पेयर के कहने पे भी रिफंड
मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि टैक्स ऑफिसर ही असेसमेंट, स्क्रूटनी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ही कोई ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करे। टैक्स पेयर खुद से भी जाके वेरीफाई करके रिफंड क्लेम कर सकता है। ये बहुत ही आसान कर दिया गया है, क्योंकि वरना रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर को वेट करना इस पे डाउट था, इसलिए उनको वेट करना पड़ रहा था कि जब असेसमेंट होगा तब हम इससे निपटेंगे, अभी तो जो टैक्स जमा हो रहा है जमा हो जाने दो, बाद में रिफंड क्लेम करेंगे। बट ये बहुत ही अच्छा क्लेरिफाई करा गया उन्हें कि टैक्स पेयर अब खुद से टैक्स ऑफिसर के पास जाके एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके बाद ये बताया गया कि कौन से कब तक है टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड। तो सेक्शन 77 में उन्होंने बताया है एंड सेक्शन 19 में बताया है कि जब आप सही टैक्स जमा कर दें उस उससे 2 साल के अंदर अंदर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, आपने उसमें इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एमपी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है, तो उसमें आईजीएसटी जमा होना चाहिए, बट गलती से उसने सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कर दिया। तो जब वो आईजीएसटी जमा करेगा उसके 2 साल के अंदर अंदर वो रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर उसने आईजीएसटी गलती से जमा कर दिया और उसे सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करना चाहिए था, तो जिस दिन वो सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करेगा उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर वो रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रूल 1A भी इंसर्ट करा गया है, सॉरी रूल 89 में सब रूल 1A भी इंसर्ट करा गया, जो हमने अभी प्रीवियस नोटिफिकेशन में देखा था। उसमें आपको फॉर्म जीएसटी RFD 01 में आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे एंड ये बताया गया कि ये जब रूल जिस डेट से फोर्स में आया उस डेट से 2 साल के अंदर अंदर, प्रोवाइडेड दैट द सेड एप्लीकेशन मेड, सेट एप्लीकेशन मतलब फॉर्म जीएसटी RFD 01 as regard to any payment of tax on interstate supply before coming into force of this sub rule be filed before the expiry of a period of 2 years from the date on which this sub rule comes into force। ये कब आया है? 24 सितंबर 2021 से 2 साल के अंदर अंदर भी आप रिफंड एप्लीकेशन क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपका सही हो। इसके बाद उन्हें सिनेरियो एक्सप्लेन करे गया है, मतलब एग्जाम्पल से ही उन्हें एक्सप्लेन किया। तो ये आपका सेकंड सर्कुलर था। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 8 से लेके 12 तक के इशू हुए हैं, और ये भी जीएसटी काउंसिल जो 45th हुई है 17 सितंबर को, उसी से ही रिलेट करते हैं। उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 8। इसमें जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन नंबर 1 2017 जो कि 28 जून 2017 में आया था, उसी में ही उनने चेंजेस करे हैं रेट्स से रिलेटेड, जिसमें शेड्यूल वाइज रेट्स थे। जैसे शेड्यूल 1 में 2.5%, 2.5% रिलेट्स टू सीजीएसटी ओनली, वैसे ही स्टेट सर्कुलर भी है उसमें 2.5% है, मतलब शेड्यूल 1 में 5% जीएसटी रेट लगेंगे इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज में। शेड्यूल 2 12% से रिलेट करता है। तो ये जो अभी मीटिंग में उनने रेट्स चेंज किए थे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को ही थ्रू नोटिफिकेशन उनने लेकर आए हैं। तो इसमें आपको रेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो सर्कुलर है वो अपना 9th है, नोटिफिकेशन नंबर 9/2021। उसमें इसमें भी उनने जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट जो 28 जून 2017 में आया था, उसी में ही उनने ये फॉलोइंग चेंजेस किए हैं। जो एंट्री नंबर 89 है जिसका HSN 1209 है, उसमें उनने सीड फ्रूट स्पोर्ट्स ऑफ अ काइंड यूज्ड फॉर सोइंग सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये जितने भी चेंजेस हैं, ये जितने नोटिफिकेशन 30 सितंबर को इशू हुए हैं, ये सब 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेबल है। तो नोटिफिकेशन नंबर 9 में उनने एक एंट्री में चेंज किया है। वैसे ही नोटिफिकेशन नंबर 10
नोटिफिकेशन नंबर 10 2021 भी 30 सितंबर को ही आया है। इसमें भी ओरिजिनल नोटिफिकेशन 4/2017 जो 28 जून 2017 में आया था, उसी में ही फॉलोइंग चेंजेस किए उनने। उसमें जो सीरियल नंबर 3 है, 3 के बाद उनने 3A लेकर आए हैं, इंसर्ट करा है, जिसमें उनने असेंशियल ऑयल्स में आरसीएम अट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ये सारे ऑयल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो आरसीएम एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा है। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 11 है। इसमें इस नोटिफिकेशन में भी जो चेंजेस आए हैं वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन 39/2017 में सेंट्रल टैक्स रेट जो 18 अक्टूबर 2017 में आया था, उस नोटिफिकेशन में जो सीरियल नंबर 1 में कॉलम 3 में फूड प्रिपरेशन पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड इंटेंडेड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी अंडर अ प्रोग्राम ड्यूली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट की जगह पे fortified rice kernel supply for ICDS और similar scheme duly approved by central government और any state government substitute कर दिया गया है। इसके बाद जो कॉलम 4 है, कॉलम 4 में जहां जहां फूड प्रिपरेशन वर्ड यूज हो रहे हैं वहां पर उन्हें गुड सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये चेंज भी 1 अक्टूबर 2021 से अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो लास्ट सर्कुलर आया है नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन आया 12/2021, उसमें उन्हें जो कोविड रिलीफ मेडिसिन में उन्हें रेट्स में चेंजेस किए थे। अपने जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिए थे कि जो कोविड-19 मेडिसिन है उसमें उन्हें रेट्स कम कर दिए हैं, उसी को इस नोटिफिकेशन के थ्रू लेकर आए हैं। और ये टाइम पीरियड भी बताया कि ये जो रेट्स हैं, जीएसटी रेट्स हैं इन दवाइयों में, वो 1 अक्टूबर 2021 से अप्लाई होंगे 31 दिसंबर 2021 तक के। तो ये था अपने जीएसटी सर्कुलर से रिलेटेड चेंजेस। ये इस वीडियो में मैंने आपको कवर करा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एफएनओ के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें एफएनओ से अगर आपको लॉस हुआ है तो आप रिटर्न में उसे कैसे बताएंगे। ये काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कमेंट सेक्शन में, तो मैं उन्हीं के लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।